नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं वीर गाथा काल के प्रकरण 3 में तीसरी रचना चंद्रवरदाई। इसका जो काल है वह संवत 1225 से लेकर 1249 के अंतर्गत आता है। चंद्रवरदाई एक कवि हैं और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना एक महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वह है पृथ्वीराज रासो। तो प्रारंभ करते हैं। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इनसे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासू के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और उनके सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि उनके विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिनकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग ही नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ ही रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय, सर्ग या अध्याय कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है उसके जो 69 उनको समय कहा जाता है। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित, छप्पय, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूरा किया जाना कहा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि चंद की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जलहन ने इस महाकाव्य को पूर्ण किया था। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों के पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहन के हाथ में रासो के सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में। पुस्तक जलहन हत दे चली गज्जन काज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरिये जिमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्रकृत चंद नंद उद्धरिये तिमी। तो इसमें इसका उल्लेख स्वयं इसमें पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख है कि पुस्तक जलन हत दिए। जो चंद्रवरदाई है वे जब पृथ्वीराज के पास गजनी जा रहे थे, तब उन्होंने अपने पुत्र जलहन को यह कृति सौंपते हुए कहा कि अब मैं गजनी जा रहा हूँ और तुम अब इस रचना को पूर्ण करना। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों में अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पुत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौड़ की उत्पत्ति हुई थी।
दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ था, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने एक राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के एक महल में भेज दिया और इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत बड़ा युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशल पूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका सारा समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ आया, पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कविचंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज के वीर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग गए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। और इसी वेर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृतांत और रासों में दिए वे समंतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने पर पूरा संदेह किया और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं और संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिला है। उसमें दिए वे संवत और घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कृपुर देवी लिखा है और जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है और उसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों
आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना के गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ही ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो इसमें आचार्य शुक्ल जी यह प्रमाणित करते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई द्वारा रचित, वह रासो अप्रामाणिक मानते हैं। वह ये कहते हैं कि बहुत से ऐसे उसमें तथ्य मिलते हैं जिनसे ऐसा स्पष्ट होता है कि यह 16वीं शताब्दी की रचना है और वो जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय जो रचित हुई थी रचना, उसको वह प्रमाणिक मानते हैं। उसकी जो घटनाएं हैं और उसमें जो उल्लेख किया गया है, उन सभी के आधार पर वो यह मानते हैं कि पृथ्वीराज विजय जो रचना है वह पृथ्वीराज रासो से अधिक प्रामाणिक है। तो यह प्रश्न भी बनता है कि आचार्य शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं या अप्रामाणिक मानते हैं? तो इसका आंसर होगा अप्रामाणिक। और इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है, जो शुक्ल जी हैं वह पृथ्वीराज चौहान को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानते हैं, न कि अग्निकुंड से निकले हुए मानते हैं। इसके पश्चात हम आगे वर्णन करते हैं, आगे पढ़ते हैं। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1115 में और दिल्ली गोद जाना 1122 में, कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दानपत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब तक ऐसे दानपत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और प्रमर्दी देव, महोबे के राजा परमाल, उनके नाम आए हैं और इस प्रकार मिले हैं। तो इन सभी संवतों के आधार पर शुक्ल जी यह प्रमाण देना चाहते हैं कि इन संवत के आधार पर, और जो ये सभी संवत जो है वो शिलालेखों के आधार पर ठीक नहीं बैठते हैं। उनकी संवत कुछ अलग है और शिलालेख जो है उनकी संवत अलग है। इस आधार पर पृथ्वीराज रासो एक जाली ग्रंथ है। देखिए कैसी विडंबना है। शुक्ल जी प्रारंभ में जो है वह यह मानते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है वो भी चंद्रवरदाई द्वारा रचित है, वह हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये भी कहा है उन्होंने कि यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और फिर वो उसको अप्रामाणिक भी मानते हैं, जाली मानते हैं। पृथ्वीराज के 4, इनके संवत 1224 और 1244 के बीच में है। जयचंद के 12, जिनके संवत 1224 और 1243 के बीच में है। परमर्दी देव के 6, जिनके संवत 1223 और 1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है, जिसमें पृथ्वीराज और परमर्दी देव, जो कि राजा परमाल के हैं, उनका युद्ध का वर्णन है। इन सामंतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासकारों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 में
जो कि हिजरी है, और विक्रम संवत कौन सी इसकी 1248 से लेकर और जो सन मानी जाती है वह है 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने से किसी प्रकार का संदेह नहीं। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासो के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रासो के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90 से 91 वर्षों का अंतर एक नियम से पड़ता है, और उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है, और इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासो के इस दोहे को पकड़ा। एकादश से पंचदह विक्रम साक आनंद, तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। विक्रम साक आनंद, इसका क्या अर्थ किया? शून्य, और नंद से मतलब 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटा गए, और इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी प्रचलित विक्रम संवत में से 90-91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासो में संवत दिए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया अथवा धोखे या भ्रम में पड़कर? ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं, और इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है। एकादश से पंचदह विक्रम जिमि धर्मसुत, तृतीय साक पृथ्वीराज को लिशो विप्र गुणगुत। इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह है कि गुणगुत ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत ही एक नहीं है। इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है? माना कि रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है। देखिए, जयानक का पृथ्वीराज विजय यह काव्य ग्रंथ है, और इसमें जो घटनाएं हैं उनका नाम ठीक ठीक है। क्या ठीक ठीक? क्यों ठीक ठीक है? इसका कारण ये बताते कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त तो और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि उसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो उसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते, तो कुछ घटनाएं और कुछ संवत तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है, और पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है। क्या श्लोक आया है? तनयश्चंद्र राजस्य चंद्रराज इवा भवत् संग्रहम सुवृतानामिम व्याध्यात्। अब देखिए, इसमें ये जो शुक्ल जी हैं ये बताते हैं कि पृथ्वीराज जो राजा थे उनकी सभा में चंद नाम के कोई कवि थे ही नहीं। लेकिन इतिहास में यह भी मान्यता है कि जो पृथ्वी भट्ट है, पृथ्वी भट्ट नाम के एक कवि उनके सभा में थे, और उन्हें ही चंद नाम से पुकारा जाता है। इसमें यमक के द्वारा
जिस चंद्रराज कवि का संकेत है वह राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्र कवि हैं और जिसका उल्लेख काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रवरदायी नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के काश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भाट या भट्ट कवि रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वीराज का सामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कवित्व यानी कि छप्पयों की भाषा तो ठिकाने की है पर त्रोटक आदि छंदों में से तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्द की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नई रूपों में मिलती है पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है। भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाक्जाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने सन 1909 से 1913 तक की राष्ट्रपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं और इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भट्ट से शास्त्री जी की भेंट हुई। उनमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है। तो ये चंद्रवरदाई जी का वंश वृक्ष है। देखिए इसमें अधिकतर प्रश्न तो ऐसे पूछा जाता है कि इस ग्रंथ को कौन विद्वान जाली मानते हैं, कौन विद्वान इसको प्रामाणिक मानते हैं, कौन अप्रामाणिक मानते हैं और कौन अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। 3 प्रकार से विद्वानों ने इसको बांटा है। तो जो हरप्रसाद शास्त्री जी हैं ये इसको प्रामाणिक मानते हैं और हीरानंद गौरीशंकर ओझा जी हैं वो उसको प्रामाणिक नहीं मानते और शुक्ल जी भी उन्हीं की बात का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से यह पृथ्वीराज रासो का यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ विद्वान इसमें जो सभी विद्वान हैं वो एक मत नहीं है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो कुछ प्रामाणिक है, कुछ अप्रामाणिक और कुछ अर्ध प्रामाणिक।
देखिए, ये पुस्तक पढ़ने का हमारा उद्देश्य ये है कि हमें पता चले कि आचार्य शुक्ल जी अपनी पुस्तक में किस कृति के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। इसके पश्चात जब ये पुस्तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके पश्चात हम हैंडमेड जो मेरे खुद के बनाए हुए जो नोट्स हैं, उनसे हम पूरा साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा और कृपया करके आप मेरे प्रयास को बढ़ावा दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।